लेट्स डिस्कस दिस। ये हमारा फाइनल डिस्कशन होगा और इस चैप्टर को आज हम लोग कंक्लूड कर देंगे। दिस इज टॉपिक 5। यू आर लेफ्ट विथ टू टॉपिक्स, टॉपिक 5 एंड टॉपिक 6। टॉपिक 5 कहता है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये टॉपिक 5 है, विच इज विजुअलाइजिंग द नेशन। सबसे पहले तो इस बात को हम समझेंगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन, ये जो शब्द यहाँ पे हमने लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये हमें समझना होगा पहले तो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो, विजुअलाइज का मतलब होता है कि नेशन को हम लोग कैसे देखते थे। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नेशन। चैलेंज क्या था, देखो, 18th एंड 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट्स जो हैं दे वांटेड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन। आर्टिस्ट जो है अपने हिसाब से नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भारत माता या मदरलैंड, फादरलैंड, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स आता है ना, दीज आर एक्चुअली गिवन बाय द आर्टिस्ट्स यूजुअली। आर्टिस्ट्स, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, यही सब लोग इस सबको जो है देते हैं यूजुअली। सो यू सी, आर्टिस्ट ये चाहते थे कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे नेशन को, क्योंकि अगर कोई आइडिया नहीं है तो लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि नेशन तो एक अ, मान लो नेशन तो एक बस एक आइडिया है, उसको समझाना पड़ेगा। तो यूजुअली दे वर टॉकिंग अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बट इट वाज इजी टू पेंट अ किंग बट हार्ड टू पेंट अ होल कंट्री। तो एक चीज़ तो ये वो लोग कर सकते थे कि वो एक किंग को पेंट कर सकते थे, क्योंकि एक किंग को पेंट करना बहुत ईजी है। किंग का पोर्ट्रेट बना लेना, दैट इज इजी। बट पूरे कंट्री को, होल कंट्री को पेंट करके दिखाना, दैट इज इजी। तो सोल्यूशन क्या निकला, इन्होंने सोचा कि हम लोग पर्सोनिफाई करेंगे, मतलब वी विल रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वेयर अ रियल पर्सन। तो उसका मतलब आर्टिस्ट लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ये लोग क्या करेंगे, जो देश है हमारा, जो कंट्री है, उसे क्या करेंगे, उसे एक रियल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, एज इफ द कंट्री। क्योंकि पर्सनिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी एक नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना। तो आर्टिस्ट लोग ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कंट्री को एक रियल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया कंट्री को, उन लोगों ने इमेजिन कैसे किया, एज ए फीमेल फिगर। ये मैंने रोमांटिसिज्म समझाते वक्त भी बताया था कि नेशंस को कैसे पोर्ट्रे किया गया, कैसे इमेजिन किया गया, एज इफ दे वेयर फीमेल फिगर्स। जैसे भारत में भारत माता है, आर्टिस्ट लोगों ने इसको एज ए माता के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में, गॉडेस के रूप में जो है इसको इमेजिन किया था। तो सिमिलरली ऐसा ही हुआ था यूरोप में आर्टिस्ट द्वारा। इन्होंने क्या किया, क्योंकि नेशन को एक आइडिया देना है, सो दे personified it to a real person, and in this case real person का मतलब है they personified it to a female figure। अब देखो, ये जो फिगर्स हैं ये कोई रियल लाइफ औरत से इंस्पायर्ड नहीं था, ठीक है। दे वर यूज टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अ कॉन्क्रीट फिजिकल शेप, मतलब कोई भी एक कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको वो लोग एक फिजिकल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस लेडी या फिर कंट्री को जो वो फीमेल कह रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टिंग इट टू अ रियल लाइफ लिविंग वुमेन ऑफ द कंट्री, ऑफ देयर नेशन। ऐसा वो नहीं कर रहे थे। इट्स जस्ट अ फीमेल, एनी अदर फीमेल, उसको ही वो इसको जो है इसको देख के मतलब पर्सनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इस चीज़ को हम लोग एक्चुअली एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी कहते हैं, ये कभी कभी आता है, जैसे फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी फॉर द नेशन। एलिगरी का क्या मतलब होता है, जब कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट उसे हम यूज़ करते हैं, उससे कोई डीपर मीनिंग हम लोग देते हैं, या कोई सिंबॉलिक मीनिंग जब हम उसे देते हैं, जैसे फ्रीडम हो, लिबर्टी हो। जैसे यहाँ पे औरत से क्या मतलब आता है, औरत से ये मतलब आ रहा है कि डीपर मीनिंग ये दे रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर फ्रीडम, वी आर लुकिंग फॉर लिबर्टी, वी वांट टू फ्री आवर कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मोनार्की। सो आर्टिस्ट लोगों ने पूरे कंट्री को इमेजिन किया एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड जेंडर वाइज फीमेल उसको इमेजिन किया, ठीक है। यही है हाउ डिड दे विजुअलाइज द नेशन। द आर्टिस्ट्स विजुअलाइज्ड द नेशन एज अ फीमेल फिगर, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू यूनाइट पीपल, दे वांटेड पीपल टू लाइक रियली लुक एट समथिंग एंड बी इंस्पायर्ड। क्योंकि बस एक आइडिया दे देना ज़रूरी नहीं है, आइडिया में एक कॉन्क्रीट टच भी देना ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट गिव अ फिजिकल शेप, इफ यू डू नॉट गिव अ कॉन्क्रीट आइडिया, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ सोचेंगे तो नहीं होगा ना। पीपल हैव टू सी कि अच्छा चलो ठीक है, ये है। जैसे भारत में भारत माता है, सो वी टेंड टू थिंक दैट आवर कंट्री इज लाइक आवर मदर, एंड एनीबडी हर्ट्स आवर मदर, इट्स लाइक हर्टिंग अस।
तो वैसा वाला फीलिंग क्रिएट किया यूरोप के अंदर। हालांकि दे डिड नॉट डू भारत माता थिंग इन देयर कंट्री, बट दे जस्ट इमेजिन्ड इट एज अ फीमेल फिगर। भारत में हमने ऐसा किया, भारत में हम लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। तो उधर में यूरोप में एज ए कॉन्टिनेंट यही चल रहा था, आर्टिस्ट लोगों ने यही चीज़ की। दिस इज हाउ दे विजुअलाइज। अगर ये सवाल तुम्हें डायरेक्ट पूछता है तो दैट्स व्हाट यू हैव टू आंसर। जो फ्रेंच लोग थे उनका एलिगरी क्या था? दे इमेजिन्ड मराइन या मैरीन, ठीक है। ये जो है, दिस इज अ नेम एक्चुअली, द चॉइस ऑफ अ नेम। आर्टिस्ट जो फ्रांस के अंदर थे उन्होंने फ्रांस को क्या नेम दिया? मरीन या मराइन नाम दिया उन्होंने। दिस वॉज अ वेरी कॉमन पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम है, जिसका मतलब क्या है? द आइडिया दैट फ्रांस वाज अ पीपल्स नेशन। इसका मतलब, इसका इससे वो क्या मीन करना चाह रहे थे? ये जो शब्द उन्होंने दिया, दिस इज एन एलिगरी। दिस इज हाउ द आर्टिस्ट इमेजिन्ड फ्रांस एट दैट टाइम। और इससे क्या आइडिया वो लोग देना चाह रहे थे कि फ्रांस जो है लोगों का बनाया हुआ एक देश है, किसी राजा का बनाया हुआ नहीं है। एंड इट बिलोंग्स टू एवरीवन। यहाँ पे सबका अधिकार है और ये सबका देश है। ये किसी रॉयल्टी का नहीं है। रॉयल्टी का मतलब है किसी मोनार्क का नहीं है या किसी किसी मोनार्क के परिवार का नहीं है। ये आइडिया वो मराइन से दे रहे थे। कहाँ पे? फ्रांस में। अलग अलग देश में अलग अलग ऐसा आइडियाज देते हैं। ये जो हर सिंबल्स जो है, एट्रीब्यूट्स है, मराइन वाज ड्रॉन यूजिंग सिंबल्स ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो ये इसको ड्रॉ कैसे किया गया? इसमें दो चीज को दर्शाया गया, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। मराइन में तुम देखोगे, इफ यू सी द पिक्चर, यहाँ पे मैंने, मुझे लगाना चाहिए था बट यहाँ मैंने लगाया नहीं, बट यू कैन रेफर टू इट इन योर बुक। तो इट इट टॉक्स अबाउट टू सिंबल्स। एक तो लिबर्टी का सिंबल है विच मीन्स फ्रीडम, एंड रिपब्लिक मीन्स द हाइएस्ट, means the head of the country is not hereditary, is rather it's what, it's elected। तो वहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज किया गया, जैसे रेड कैप है, तीन कलर का फ्लैग है, ठीक है, और एक कॉकेड है। कॉकेड क्या है? एक सर्कुलर नॉट है, रिबन से जो ऐसे नॉट, एक गांठ है, उसको भी रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया। तो यू कैन सी दीज थ्री थिंग्स देयर, ठीक है। पब्लिक, ये तीनों चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द सिंबल्स ऑफ मराइन। कभी कभी आता है एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज अ कॉकेड भी पूछ सकता है। ट्राई कलर फ्लैग तो इजी है, रेड कैप भी इजी है टू गेस। देखो, स्टैच्यूज ऑफ मराइन वेयर प्लेस्ड इन पब्लिक स्क्वायर्स। तो लोगों को ये आइडियाज जो है लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए, बिकॉज व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू बिल्ड नेशनलिज्म इन द माइंड ऑफ द पीपल, so that they come out of the idea of monarchy and embrace this idea that this is my land and it should be ruled by our people, not by just one family or one group of people, you know, and people should have liberty, rights, this that, justice, etc etc, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये करने के लिए क्या किया? ये जो मराइन जो है, इसके स्टैच्यूज बनाए गए पब्लिक स्क्वायर्स में, लोगों को ये रिमाइंड करवाने के लिए कि दिस सिंबलाइज नेशनल यूनिटी, मतलब हम लोग सब फ्रांस के हैं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। इनका जो ये इमेज है was also stamped on coins। कॉइन में भी ये स्टैम्प किया जाता था। पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब पोस्ट करने के लिए अलग अलग उसमें भी इसको स्टैम्प किया जाता था। सो पीपल सो इट एवरी डे, ताकि लोग उसे रोज देख सकें और ये जो आइडिया है वो लोगों के दिमाग में डेवलप हो सके, विच इज नेशनलिज्म, ठीक है। जो वहाँ पे है कि हमारा जो नेशनल यूनिटी है, दैट वी आर वन एज ए कंट्री। दिस इज हाउ वी डू इट। आज भी हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पैसे के अंदर हम बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं जो रुपीस हैं, और वैसे भी हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में ले लो, या ऐसे ही हम लोग एज नेशनल एंथम है, फ्लैग है, बहुत सारा चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। दीज आर ऑल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स आवर डेमोक्रेसी। तो ये तो था फ्रांस का बात। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मन में उनका क्या एलिगोरी था, ठीक है। एलिगोरी इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ हाउ पीपल विजुअलाइज देयर नेशन। तो जर्मन का क्या था? दे विजुअलाइज्ड इट एज जर्मेनिया, ठीक है। तो ये जो फिगर क्या था, जर्मेनिया बिकेम द विजुअल सिंबल ऑफ द जर्मन नेशन। तो ये जर्मेनिया बना उनका विजुअल सिंबल। स्पेसिफिक सिंबल क्या मीनिंग था? आर्टिस्ट डेकोरेटेड जर्मेनिया विथ स्पेसिफिक आइटम्स टू टेल ए स्टोरी अबाउट जर्मन्स आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। तो आर्टिस्ट लोग इसको क्या करते थे, एक अलग किस्म से इसको डेकोरेट करते थे, सजाते थे,
कहानी बताने के लिए। क्या कहानी? जर्मन लोगों का क्या आइडेंटिटी है, जर्मन लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ को जर्मन लोग मानते हैं, क्या चीज़ को नहीं मानते हैं। सो इट्स लाइक डिज़ाइनिंग अ स्टैच्यू और डिज़ाइनिंग और मेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ समथिंग और पोर्ट्रेट ऑफ समथिंग, एंड देन उस पे तुम बहुत सारी चीज़ों से उसको डिज़ाइन कर रहे हो, एंड ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स समथिंग। ठीक है? जब हम एक फ्लैग यूज़ करते हैं उसमें जो कलर रहता है, जब हम लोग कोई भी नेशनल एंथम उसमें जो बोले गए शब्द होते हैं, दे रिप्रेजेंट समथिंग। तो उसी तरह से दे वर डूइंग। सो व्हाट डिड दे डू इज दे यूज द क्राउन ऑफ अ ओक लीव्स। जो क्राउन है, जो मुकुट होता है, वो ओक के पत्तों से बनाया हुआ था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था, इट स्टूड फॉर हीरोइज्म। जो ओक ट्री है इज अ ट्रेडिशनल जर्मन सिंबल फॉर स्ट्रेंथ। मतलब जर्मन में ओक ट्री जो है, ओक का जो ये पेड़ है, इसको क्या माना जाता है? इसको ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है। किस चीज का? शक्ति का प्रतीक माना जाता है जर्मन के अंदर। तो उससे वो लोग जो है, उस ट्री से या उसके लीव से दे यूज टू मेक द क्राउन। उसके बाद एक तलवार भी थी, स्वॉर्ड। ये सब फोटोग्राफ्स में मिल जाएगा किताब के अंदर। व्हाट डिड दे सिंबलाइज? रेडीनेस टू फाइट एंड डिफेंड द कंट्री। तलवार का ये मतलब नहीं है कि हम लोग लड़ाई करेंगे, हम लोग दूसरों को मारेंगे और दबाएंगे, ये नहीं मतलब था। इसका ये मतलब था कि कोई अगर हम पे अटैक करेगा तो वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट बैक, वी आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड आवर कंट्री। दैट्स व्हाट इट मेंट। उसके बाद ओलिव के ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के चारों तरफ ओलिव के, ओलिव जो ट्री है उसके ब्रांचेस थे उसके चारों तरफ। इसका क्या, इससे क्या मीनिंग दे रहा था? इससे मीनिंग दे रहा था विलिंगनेस टू मेक पीस। ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है? कि दे वर विलिंग टू मेक पीस। मतलब दे आर नॉट विथ, क्या कहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट एंड डू वायलेंस एंड ब्रिंग रेथ, ये सब कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद ब्रेस्ट प्लेट विथ एन ईगल। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन एम्पायर। तो जो ईगल का जो सिंबल है वहां पे, ब्रेस्ट प्लेट है उसका जो, उससे क्या सिंबलाइज होता है? उससे ये सिंबलाइज होता है कि जो जर्मन एम्पायर है उसका स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट होता है। फिर ब्रोकन चेन्स भी वहां पे हैं। इससे क्या सिंबलाइज होता है? कि बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अत्याचार से किस तरह से हम लोग, ब्रोकन चेन मतलब चेन को तोड़ दिया हमने, और चेन को तोड़ दिया का मतलब है वी फ्रीड आवरसेल्व्स। उसके बाद भी और भी चीजें हैं, जैसे ब्लैक, रेड, गोल्ड। ये जो तीन कलर का जो फ्लैग है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? लिबरल नेशनलिस्ट्स 1848 क्या रिप्रेजेंट करते थे? होप फॉर यूनिफाइड डेमोक्रेटिक जर्मन। तो दिस फ्लैग represented unification. This flag represented that we are all on the same page. उसके बाद रेज ऑफ द सन राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा है ऐसा दिखाया गया है। इससे क्या सिंबलाइज किया किया जाता था? कि ये न्यू एरा इज बिगिनिंग, मतलब अ न्यू जनरेशन और अ न्यू टाइम इज कमिंग। ओल्ड थिंग्स आर हैव फॉलन, अब से एक नई शुरुआत होगी। ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब इस वाले टॉपिक में, ये टॉपिक चलिए ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। इसमें हम लोग ये पूछ रहे हैं कि हाउ डिड द आर्टिस्ट, ऐसा ही एक लार्ज, एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है। लेटर ऑन आई विल, व्हेन आई गिव यू द नोट्स, यू विल सी इन द नोट्स, एक एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द आर्टिस्ट विजुअलाइज नेशन। ठीक है, इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप, किस तरह से वो नेशन को विजुअलाइज करते थे। तो इसमें ये सब चीज़ें हमें बोलनी पड़ती हैं कभी कभार, और एमसीक्यूज के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं याद रखनी पड़ती हैं कि व्हाट मेंट व्हाट। क्योंकि कभी कभार पिक्चर देख के ऐसे पूछ लेता है कि ब्रोकन चेंज का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का क्या मतलब है, ओलिव ब्रांच क्यों है सोर्ड के आजू बाजू, व्हाट डज इट सिंबलाइज, ऐसी चीज़ें पूछ सकता है। तो उस वजह से ये पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद तुम देख सकते हो शिफ्ट फ्रॉम द क्राउन टू चेन्स। अर्ली 1836 में जो पेंटिंग आते थे, एक आर्टिस्ट हैं फिलिप वेट, ही प्लेस द केसर एम्परर्स क्राउन इन द स्पॉट वेयर ही लेटर पुट ब्रोकन चेन्स इन 1848। ठीक है, तो उन्होंने एक पेंटिंग किया जिसमें जो एम्परर है उसका जो क्राउन है, उसका जो मुकुट है, उसके ठीक बाजू में उन्होंने क्या रखा? टूटे हुए चेन्स को भी बाद में उन्होंने ड्रॉ किया इसके साथ। तो इस ड्राइंग से वो, इस पेंटिंग से वो कुछ डीपर मीनिंग कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने नीचे लिखा देखो। इसमें ये दिखा रहे थे कि मैसिव हिस्टोरिकल शिफ्ट हुआ है। मतलब 1836 में जर्मनी जो है वाज फोकस्ड ऑन रॉयल रूल। 36 में वो रॉयल रूल मतलब पूरा
मोनार्की बेस्ड था। लेकिन 48 में द ईयर ऑफ वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशन, फोकस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स व्हाट, फ्रीडम, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ओल्ड मोनार्कीज कंट्रोल एंड स्ट्राइविंग फॉर फ्री एंड यूनाइटेड नेशन। मीन्स इन ए वे तुम ये कह सकते हो कि हाउ पीपल ब्रोक फ्री फ्रॉम मोनार्की टुवर्ड्स फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, इन ए वे हम लोग कह सकते हैं कि टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो दैट्स व्हाट इट शोज। एक तो क्राउन रखा हुआ है वहां देख सकते हो, उसी के साथ में चेन्स रखे हुए हैं वहां पे। सो इट मीन्स दैट कि क्राउन भी गया और लोग जो हैं चेन से आज़ाद हो गए। मतलब नाउ पीपल वांटेड फ्रीडम, पीपल वांटेड लिबर्टी, पीपल वांटेड जस्टिस, पीपल वांटेड सोसाइटी विच दे वुड बिल्ड, ठीक है, विच दे वुड मेक। जैसे अभी हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग वोट देते हैं, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पावर दैट वी एक्सरसाइज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बहुत बड़ा वेपन है हमारे हमारे लिए, क्योंकि अगर एंड दिस मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स अस, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट डजंट परफॉर्म वेल, हम लोग गवर्नमेंट को उतार देते हैं। इन द नेक्स्ट 5 years में जो इलेक्शन होगा उसमें हम लोग उसको उतार देंगे। तो दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर कि अगर इफ वी डोंट शो वर्क देन वी आर नॉट गोइंग टू रिमेन इन द सीट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ दे वर्क वेल दे रिमेन इन द सीट। तो ये था तुम्हारा टॉपिक 5। एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें से जो मैंने कह दिया कि हाउ डिड द आर्टिस्ट विजुअलाइज द नेशन, ठीक है। एलिगोरी एज ए फीमेल फिगर एंड व्हाट ऑल दोज सिंबल्स मेंट, वो मैंने वहाँ पे तुम लोगों को बता दिया। कभी कभी पिक्चर देख के एमसीक्यू पूछता है, सो ये चीज़ तुम लोग थोड़ा ध्यान देना है। बाद में जब करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, अभी शायद इतना क्लैरिटी ना आए क्योंकि इट्स जस्ट द बिगिनिंग। बाद में जब हम लोग, क्योंकि व्हेन वी रीविजिट द चैप्टर्स, तब वो चीज़ें क्या होगा, क्लियर हो जाता है। सर, एलिगोरी का मीनिंग क्या था? एलिगोरी का मतलब वही है कि व्हेन यू, ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट से कोई डीपर मीनिंग कन्वे करते हैं ना, दैट्स व्हाट एन एलिगोरी इज। यहाँ पे देखो, वो 2 नंबर लाइन में लिखा हुआ है कि एलिगोरी इज व्हेन ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डीपर सिंबॉलिक मीनिंग। मतलब किसी एक चीज से हम एक डीपर मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। लाइक व्हेन वी चूज अ फीमेल फिगर, ठीक है, व्हेन वी चूज लेट्स से अ नेशनल फ्लैग और सम सॉर्ट ऑफ कलर और सम सॉर्ट ऑफ ब्रांच और सम सॉर्ट ऑफ ट्री, जो ऑफ कोर्स हमारे उस एरिया का होगा, उससे हम कोई चीज़ अगर अलग मीन करना चाहते हैं, जैसे ओक ट्री से ये लोग शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ व्हाट इज़ एन एलिगोरी, ठीक है। समझे क्या? हाँ, हाँ सर, समझ गया। टॉपिक 6 देखो, नेशनलिज्म एंड जो इंपीरियलिज्म। थोड़ा लिखना बाकी है वो। अच्छा, ये वाले पॉइंट में, हाँ हाँ, ये वाला। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 6 विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। फिर तुम लोग गो थ्रू करोगे इस चैप्टर को एक बार, नॉट टुडे, इन द consecutive classes that we have tomorrow and day after tomorrow. You guys will go through the concepts, और कहीं पे अगर तुम्हें लगे कि you have not understood or you still have doubts, तो वो तुम मुझे पहले मैसेज के ज़रिए बताओगे कि सर मुझे लगता है इस टॉपिक में मुझे ये जगह पे डाउट है, यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करूँगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो हो गया। जो टॉपिक 6 है, इट टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, टॉक्स अबाउट टू आइडियाज, ठीक है, व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट इज इंपीरियलिज्म, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चेंज इन नेशनलिज्म आफ्टर 1871। अर्ली 19th सेंचुरी कैसा था? नेशनलिज्म वॉज लिंक्ड विद आइडियाज ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी। 19th सेंचुरी में लोग जो है नेशनलिज्म से लोग क्या समझते थे? नेशनलिज्म से लोगों को लगता था कि भाई हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें हमारा देश डेमोक्रेसी होना चाहिए और हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम 19th सेंचुरी के अंत में जाते हैं, जैसे 1871 वगैरह में जब हम जाते हैं, 19th सेंचुरी के करीब जाते हैं हम लोग, जब लास्ट क्वार्टर में जब हम लोग जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म है उसका मीनिंग बदल जाता है। पहले लोग यही चाहते थे, पहले क्या चाहते थे लोग? फ्रीडम चाहते थे,
डेमोक्रेसी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे। लेकिन जब हम लोग 1871 मतलब 19th सेंचुरी के करीब करीब जाने लगे, तब जो है इसका मीनिंग जो है बदलता हुआ नजर आता है। जैसे इट बिकेम नैरो एंड एग्रेसिव। लोगों के लिए नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो थोड़ा नैरो हो गया, छोटा हो गया, एंड पीपल बिकेम एग्रेसिव। ठीक है, मतलब सबको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने यूनिफिकेशन में बात किया था कि हाउ वन रीजन डोमिनेटेड द अदर एंड हाउ वन रीजन इम्पोज्ड इट्स कल्चर्स, इट्स लैंग्वेज, इट्स एवरीथिंग अपॉन द अदर। मैंने बताया था यूके के केस में। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लास्ट जो पार्ट था 19th सेंचुरी का, लास्ट जो क्वार्टर था, लास्ट 30 ईयर्स, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। एक ये चीज़ है कि जो ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, ये बहुत नैरो हो गया। पहले बहुत ब्रॉड हुआ करता था, लोग अलग सोचते थे। नाउ पीपल बिकेम एग्रेसिव, नेशंस बिकेम इंटॉलरेंट ऑफ वन अनदर। तो जो ये नेशंस थे ये एक दूसरे को अभी सह नहीं सकते थे, दे बिकेम इंटॉलरेंट, एक दूसरे को जब अभी एकदम सह नहीं पा रहे थे। और कंट्रीज क्या एकदम फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, वार करेंगे हम लोग। और वार करके क्या करना चाहते थे कि एक एक कंट्री दूसरे का, मतलब एक रीजन दूसरे रीजन को अपने अंदर लाना चाहता था। तो पावरफुल नेशंस यूज नेशनलिज्म टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स। तो जो पावरफुल नेशंस हैं उन्होंने क्या किया, जैसे यूके, जैसे इंग्लैंड वगैरह, वो सब उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड नेशनलिज्म एज ए वेपन और अपना टेरिटरी बढ़ाया उन्होंने। नोबडी हैड लाइक, शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, पीपल वांटेड फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, पर बाद में जो है नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट इट। सबको क्या चाहिए था, सबको ये चाहिए था कि भाई कैसे करके हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना जो है टेरिटरी बढ़ाएंगे, फाइट करना है, रीजियंस को अपने कंट्रोल में लाना है, और सबको इकट्ठा करके अगेन वो सेम वाला आइडिया आ रहा था कि कौन रूल करेगा किसके ऊपर। जबकि ये मोनार्की को हटाने के पीछे ये आइडिया नहीं था। मोनार्की को हटाने के पीछे ये आइडिया था कि मोनार्की हट जाएगा, डेमोक्रेसी आएगा, फ्रीडम रहेगा, इक्वलिटी रहेगी, जस्टिस रहेगा, ये सब चीज़ें था। लेकिन इसका मीनिंग ही बदल गया। तो यहाँ देखो, नेशनलिज्म जो है वॉज नो लॉन्गर अबाउट फ्रीडम, इट वॉज नाउ बिकेम ए टूल ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, पीपल वांटेड टू एक्सपैंड। इम्पीरियलिज्म मीन्स व्हाट, वन ग्रुप ऑफ पीपल वांटेड टू एक्सपैंड and bring the other territories under its control. That's what imperialism is. One nation wanted to overpower the other nations and bring about all their cultures, languages, everything that they have, customs वगैरह उनका वाला बन करके अपना वाला चलाना चाहते थे। अब यहाँ पे इंपीरियलिज्म को थोड़ा समझाता हूँ, जबकि इंपीरियलिज्म के बारे में बात किया। इंपीरियलिज्म का बेटा ये मतलब होता है कि ए पावरफुल कंट्री कंट्रोलिंग वीकर कंट्रीज। सिंपल, कोई भी एक पावरफुल देश जो है वो क्या कर रहा है, जो वीक है उसे अपने कंट्रोल में ले रहा है। ठीक है, पॉलिटिकली ले रहा है उसको कंट्रोल में, इकोनॉमिकली ले रहा है, और मिलिट्री वाइज भी ले रहा है। पॉलिटिकली का मतलब क्या है, उधर का राजा वो लोग बन रहे हैं, कंट्रोलर वो लोग बन रहे हैं। इकोनॉमिकली का क्या मतलब है, उधर में जो भी रिसोर्सेस है वो अपने कंट्रोल में ला रहे हैं कि अब तुम लोग का रिसोर्स हम लोगों से बिना पूछे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम लोग हमारे कंट्रोल में, क्योंकि हम ज़्यादा पावरफुल हैं यहाँ पे। ठीक है, और मिलिट्री भी सेम उसी तरह से, अपना मिलिट्री वहाँ पहले चला रहे थे, उनका मिलिट्री को अपना मिलिट्री बना लिया, तो ऐसा चल रहा था। इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। मतलब जो पावरफुल है वो किस तरह से वीक को अपने कंट्रोल में ला लेता है, दैट्स व्हाट इज इंपीरियलिज्म इज। यूरोपियन कंट्रीज, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, पावरफुल कुछ यूरोपियन रीजन्स के नाम बोले गए हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया। दे ट्राई टू बिल्ड लार्ज एम्पायर्स। इनका भी क्या मकसद था, ये अपने एम्पायर मतलब अपने रीजियंस को बढ़ाना चाहते थे। क्या करके, बाय कॉन्करिंग द टेरिटोरीज इन एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया में वो अपना टेरिटोरीज बढ़ाना चाहते थे, मतलब दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरी टुवर्ड्स एशिया, टुवर्ड्स अफ्रीका। दैट्स व्हाट दे वांटेड, अपना रीजन को और बढ़ाना चाहते थे। नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट डेमोक्रेसी, माइंड यू, बट इट ऑल स्टार्टेड कि जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी स्टडीड, है ना, अभी से नेपोलियन से लेके, नेपोलियन का फॉल से लेके, व्हाट एवर वी वेर स्टडिंग, वी ऑल्सो स्टडीड द सेम थिंग इन क्लास 9, राइट। तो उसमें पीपल वांटेड फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, दिस दैट, डेमोक्रेसी लोग चाहते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड आते आते वी सी अ डिफरेंट पिक्चर इन यूरोप। ठीक है, अब पहले मोनार्की के अंडर था, नाउ इट वाज इंपीरियलिज्म, अब इंपीरियलिज्म। तो ये बल्कान्स है, बल्कान्स एक रीजन है, ये सबसे खतरनाक रीजन माना जाता है पूरे यूरोप में, बल्कान्स को, ये याद रखना है। ठीक है, बल्कान्स जो ये रीजन है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में है, साउथ ईस्टर्न है, ये साउथ है, अगर ये यूरोप है तो दिस इज साउथ,
एंड साउथ ईस्टर्न का मतलब होता है कि दिस साइड, ठीक है। तो जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रेजेंट डे कुछ देश, यहाँ पे देशों के नाम बताता हूँ जो उसमें आते थे, बल्कान रीजन्स में आते थे, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, एल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, ठीक है, मोंटे निग्रो, उसके बाद क्रोशिया, ठीक है, बोस्निया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, ऐसे बहुत सारे अभी प्रेजेंट डे के देशों का नाम बोला है। ये सब उस जमाने में बल्कान्स के नाम पे जाना जाता था, बल्कान नाम से जाने जाते थे, और सब रीजन्स उसी के अंडर में आते थे, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस रीजन माना जाता था पूरे यूरोप में उस टाइम पे। ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का, यूरोप के रीजियंस है, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे रहते थे वो सारे एक कम्युनिटी के लोग थे, इनको स्लैब्स बोला जाता था। This is the name of a community, Slavs. So the people living there were mainly Slavs, वही सब थे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि why was this area called so dangerous, है ना। उसके कुछ रीजंस यहाँ पे बताए, रीजंस बताए गए। Why was the Balkans called पाउडर केग ऑफ यूरोप, ठीक है। पाउडर केग ऑफ यूरोप का मतलब है कि वही, इट वॉज फुल ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह का फ्रेजियल मीनिंग है ये। वाई वॉज इट कॉल्ड दैट, इट वॉज द एरिया ऑफ टेंशन, इट वॉज द मोस्ट डेंजरस एरिया। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाउडर केग ऑफ यूरोप बोला भी, बोल के भी बोला जा सकता है, मतलब कि डेंजरस या फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ वार्स, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों, ठीक है। तो इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होता था, इसलिए इसको डेंजरस या फिर पाउडर केग ऑफ यूरोप बोला जाता था। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे एक साथ। मोस्ट ऑफ द रीजन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये सारे रीजन उस वक्त में थे, बल्कान्स। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं इनको क्या चाहिए था, मतलब ये जो ऊपर के जो मैंने देशों के नाम बताए प्रेजेंट डे हैं, ये सारे लोग क्या चाहते थे, ये सारे लोग जो हैं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस चाहते थे ये सारे लोग, आज़ादी चाहते थे ये सारे लोग, राइट। बल्कान स्टेट्स फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर मोर टेरिटरी। अब ये आपस में ही भिड़ गए, ये जो जितने भी मैंने ऊपर बताया ना, ये आपस में ही फाइट करने लगे, किस लिए, टेरिटरी। हर कोई अपना टेरिटरी बढ़ाना चाह रहा था। तो यहाँ पे मतलब ऐसे समझ लो कि दिस वाज अ वेरी इज अ प्लेस ऑफ टेंशन, वहाँ बहुत ज़्यादा इट वाज ग्रोइंग टेंशन देयर, देयर वर फाइट्स, ठीक है। और बिग यूरोपियन पावर्स जो हैं दे इंटरफेयर्ड इन द रीजन। तो जो यूरोपियन, जो बड़े बड़े पावरफुल जो रीजियंस है यूरोप के अंदर, जो इंजन के बारे में मैंने ऊपर बोला, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये सब ने क्या किया, ये सब इस पे इंटरफेयर करने लग गए। मतलब ये किसी किसी के साथ में आ गए, उनको भड़काया कि तुम लोग लड़ाई करो, ऐसे करो, वैसे करो, ताकि ये लोग आपस में लड़के वीक हो जाए, और फिर ये जो यूरोपियन जो बिग पावर्स है ये इनको अपने कंट्रोल में ला सके। तो अल्टीमेटली एम वही था। अब वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, इट वाज अ लार्ज एरिया एंड दे वर ऑल फाइटिंग। तो वो चाहते थे कि एक को दूसरे के साथ भिड़ा दें, उसको इधर में हेल्प करवा दें, और फिर जो है बाद में ये लोग फोर्सिबली इनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे कुछ ट्रीटी वगैरह करके। यही था। सेम चीज़ हम देखते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत के अंदर आए थे तो किस तरह से मुगल जो एम्पायर था वो वीक होता है, एंड हाउ दे टेक ओवर, किस तरह से जो नवाबों को या छोटे छोटे जो किंग्स थे, जो एम्पायर के बहुत खास हुआ करते थे, माना करते थे, उनको भड़काया और किस तरह से आपस में फाइट करवाया, ये सब चीज़ें। रॉबर्ट क्लाइव, he was called the manipulator and the sole guy who established East India Company's political legacy in India, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा था। तो ये जो टेंशन है इवेंचुअली इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। ये सारा टेंशन जो ये आपस में भिड़ रहे थे, इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, ये याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में। तो क्योंकि ये लोग सेटल नहीं हो रहे थे इसलिए लड़े, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत चीज़ें सामने आई, बहुत सारे लोगों को जो है उनका फ्रीडम मिला, बहुत सा लॉस हुआ, बहुत कुछ हुआ। डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर कैसे टूटा देखो। ऑटोमन एम्पायर जो है was कंट्रोल्ड मच ऑफ द बल्कान। ये जो पूरा बल्कान एरिया था ना, ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। एज इट वीकेंड, क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा वीकेंड हो गया, सब्जेक्ट टू नेशनलिटीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब कुछ कुछ जो यहाँ पे रीजन्स थे इन्होंने अपने आप को
इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि हम किसी ऑटोमन एम्पायर को नहीं मानते, हमारा रीजन हमारा है भाई, हमारे में हम रूल करेंगे, किसी को नहीं मानते हम लोग। अपने आप को ये लोगों ने फ्री घोषित कर दिया। दे यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दे हैड वंस बीन फ्री। इन्होंने इतिहास का सहारा लिया और ये डिफाइन करने की कोशिश की कि क्या डिफाइन करने की कोशिश की कि they were once free, so they demand so they deserve to be free. This is what they said. हम लोग एक टाइम पे फ्री थे, अभी हमें फ्री होने का पूरा अधिकार है, एंड nobody can keep us in their control. तो ऑफ कोर्स दे फॉट टू रीगेन देयर लॉस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस वजह से ही, क्योंकि उनको लगता था कि वो फ्री थे एंड ऑफ कोर्स दे फ्री थे, सो दे फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो इस वजह से पूरा जो ये बल्कान रीजन था ये केओस में था, और ऑटोमन एम्पायर से ये जुड़ा हुआ था। तो ये लोग लड़ रहे थे, तो ऑफ कोर्स ऑटोमन एम्पायर के अंदर में ये बल्कान रीजन आता था, तो ऑटोमन भी वीक हो गया, और अल्टीमेटली ये सारे लोग जो हैं आज़ादी की तरफ जा रहे थे। आज़ादी का ये मतलब कतई नहीं है कि ये सब लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, ये बस ये चाहते थे कि उनका रीजन अलग हो जाए, उनका रीजन पर वो लोग रूल करें, ऐसा चाहते थे। तो शुरुआत कहाँ से हुई देखो, नेशनलिज्म का शुरुआत कहाँ से हुआ और लोगों ने इसको किस डायरेक्शन में लेके गए, यही होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसका शुरुआत अच्छा हो उसका एंड भी अच्छा हो। कभी कभी किसी एक आइडिया पे शुरुआत होता है और एंड किसी और आइडिया पे होता है। इट हैपेंस लाइक दैट। अब यहाँ देखो, राइवलरी अमंग द ग्रेट पावर्स। जो मेजर पावर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इसमें आता है रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगारी, ये सारे जो है मेजर पावर्स थे, ठीक है। इनके बीच में क्या था, राइवलरी था, दुश्मनी था। किस चीज़ का दुश्मनी था? बिकॉज दे वांटेड कि किसके अंदर में कौन सा टेरिटरी आएगा, कौन सबसे ज़्यादा टेरिटरी का मालिक बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वर डूइंग, सब वही चाहते थे, ठीक है। 2 मिनट बाद शुरू करता हूँ। ओके, तो ये सारे मेजर पावर्स थे यहाँ पे इन्वॉल्व। हर कोई क्या चाहता था, वांटेड टू डोमिनेट द बल्कान्स। हर कोई ये चाहता था कि बल्कान रीजन के अंदर इतने सारे जो टेरिटरीज आते हैं, इनमें से कितना मैं कैप्चर कर सकता हूँ। एंड हर कोई ये चाहता था कि प्रिवेंट, हाउ कैन आई प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम गेनिंग इन्फ्लुएंस, एंड मैं मेरा इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो, दूसरों का इन्फ्लुएंस मैं रोक लूँ, और कैसे वहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़े। इस राइवलरी की वजह से काफ़ी सीरीज ऑफ वार्स देखने को मिलता है, कहाँ पे, बल्कान रीजन्स पर, और अल्टीमेटली इसके वजह से वर्ल्ड वॉर 1 भी होता है, विच आई ऑलरेडी सेड। Nationalism and the First World War. Nationalism combined with imperialism created hostility among nations. इसका मतलब नेशनलिज्म भी था लोगों में, क्योंकि पीपल वांटेड देयर ओन रीजन, ओन रूल, ओन एवरीथिंग। हमारे लोग हमारे एक साथ रहेंगे, टेरिटरी बढ़ाना है वगैरह। तो ये नेशनलिज्म, और उसके साथ जब ये इम्पीरियलिज्म आया कि हमें और रीजन्स भी बढ़ाने हैं, क्योंकि तुम अगर किसी और का रीजन अपने कंट्रोल में लाने जाओगे तो हॉस्टिलिटी होगा, अत्याचार होगा, फाइट होगा। तो इस वजह से हॉस्टिलिटी देखने को मिला, आपस में भिड़ते हुए नजर आए ये लोग। और ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, इसकी वजह से जो नेशनलिज्म ये एग्रेसिव हो गया, क्योंकि पीसफुली कोई किसी से आके नहीं मिल रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, मैं तुम लोग के साथ मिल जाता हूँ और मिल के चलाता हूँ, ऐसा नहीं था। इस वजह से यूरोप जो है, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो मैं ऊपर भी एक बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे रिटर्न वो चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, राइज ऑफ एंटी इंपीरियल नेशनलिज्म इन कॉलोनीज। कॉलोनीज पर एंटी इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म भी देखने को मिला लोगों के द्वारा। जो ये कॉलोनाइज कंट्रीज थे, मतलब जहाँ पे ये ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे या यूरोपियन लोग रूल कर रहे थे, इसमें कौन से देश आते हैं? एशिया कंट्रोल कर लिया था इन्होंने, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल कर लिया था, और दूसरे भी पार्ट्स को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे जो भी लोग रहते थे ना, वो सब यूरोपियन रूल से फेडअप हो चुके थे, एंड फेडअप होने की वजह से व्हाट वेर दे डूइंग, दे वर अपोजिंग, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। ये इन लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो इंडिया में भी सेम चीज़ हम देखते हैं कि हम भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़े, क्योंकि अल्टीमेटली ये कौन थे? दीज वेर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, दीज वेर यूरोपियंस हु रूल्ड ओवर अस फॉर मोर देन 200 ईयर्स। सेम चीज़ एशिया के दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलता है, अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, और अदर पार्ट्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में एक समय में इन लोगों का कब्जा हुआ करता था। तो ये जो मूवमेंट्स हैं वेर नेशनलिस्ट बिकॉज दे एम टू क्रिएट इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स।
उसके बाद जब ये कॉलोनीज के अंदर, मतलब ये जो ब्रिटिश डोमिनेटेड कॉलोनीज थे, इसके अंदर जो लोगों ने जब ये प्रोटेस्ट करना शुरू किया ना, तो इन्होंने कहा कि अब हम जो हैं ये ब्रिटिश राज को हटाएंगे, या फिर ये कॉलोनियल रूल को हटाएंगे, या फिर इन इंग्लिश का रूल हटाएंगे और अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट करेंगे। जिस वजह से डेमोक्रेसी का आइडिया आता है, जिस वजह से नेशन स्टेट्स का आइडिया आता है कि एवरी कंट्री वांटेड टू बी फ्री नाउ, ऑल कंट्रीज दे नेवर दे नाउ नॉट वांटिंग टू बी विथ अदर कंट्रीज, दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर भारत आता है, मैं इतने समय से यही कह रहा था, हमने भी लड़ाई करी उनके अगेंस्ट में। वियतनाम है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ऑल दीज कंट्रीज फॉट अगेंस्ट द colonial power and freed themselves। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि यूरोपियन नेशनलिज्म जो है वाज नॉट कॉपीड एग्जैक्टली। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो दूसरे देशों ने इसको कॉपी नहीं किया एग्जैक्टली ए टू जी, ऐसा नहीं। हर कंट्री जो है उसने अपना खुद का वर्जन अपना अप्लाई किया बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन देयर कल्चर, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। लेकिन द आइडिया दैट पीपल शुड लिव इन एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड। तो एक आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि लोगों को जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, पीपल शुड लिव इंडिपेंडेंटली इन वन कंट्री। ये आइडिया जो है कि माई कंट्री, ठीक है, इसके अंदर कोई और कंट्री नहीं होना चाहिए, दिस इज़ माई कंट्री, एंड यहाँ पे हम लोग जो हैं फ्रीली रहेंगे और यहाँ पे हम लोग का जो रूल है वो हमारे लोग ही करेंगे, ठीक है, हमारे ओन खुद के जो लोग हैं वो करेंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे हमारे यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आइडिया जो है वाइडली एक्सेप्ट हो गया। हालांकि तो तुम देख सकते हो किस तरह से ये चीज़ डेवलप हुआ। पहले फ्रांस में शुरू हुआ मोनार्की के अगेंस्ट में, फिर कुछ टाइम तक जो है ये पीपल्स गवर्नमेंट चला, पीपल्स असेंबली चला, फिर मोनार्की के अंदर में पार्लियामेंट आया, फिर मोनार्की को फुल्ली हम लोगों ने वो कर दिया। फिर जो हमने बनाया फ्रांस के अंदर, इन लोगों ने जो बनाया था पीपल्स असेंबली, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला, वो भी कोलैप्स हो गया बिकॉज इट वाज नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड एट दैट टाइम। फिर नेपोलियन केम टू पावर, देन अगेन नेपोलियन वाज, उसके कुछ आइडियाज बहुत रेवोल्यूशनरी थे, बट देन अगेन ही ऑल्सो कुड नॉट स्टे इन पावर बिकॉज अल्टीमेटली वो भी था मोनार्क। तो उसके बाद फिर से जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो मोनार्क्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा जो हैं दे वर एक्सेप्टिंग चेंज, बट एट द सेम टाइम दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओन पावर, एंड स्लोली स्लोली ये लोग अपना टेरिटोरीज को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वांटेड मोनार्की टू सस्टेन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि रीजियंस आपस में लड़ रहे हैं, दे वांटेड टू बी फ्री। फिर कुछ ऐसे नेशंस देखने को मिले, रीजियंस देखने को मिले जो ये चाह रहे थे कि उनका नेशनलिज्म जो है, मतलब वो नेशनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया, एग्रेसिव फॉर्म में चला गया, और वो बाकी सारे कंट्रीज या रीजन्स को अपने कंट्रोल में लाके कोलोनियलिज्म शुरू कर दिया। और फिर कोलोनियलिज्म के अंदर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि नहीं, अब हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, अब हम हमारा खुद का देश बनाएंगे, खुद का आइडेंटिटी होगा, नेशन स्टेट बनाएंगे हम लोग, एंड वी विल लिव फ्रीली, we will be ruled by our own people, our own rules and regulations and everything. So this is how we came from, how it started with French Revolution to where we are today in a democratic country, और जो भी चीज़ें हम लोग अभी एक्सरसाइज करते हैं, so we came like that। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिगर 10 है, ब्रिटिश एम्पायर का एक मैप है। ये मैप क्या सेलिब्रेट करता है, पूरा ब्रिटिश एम्पायर को दिखाता है। ब्रिटेनिया सिंबलाइजेस ब्रिटेन। यहाँ पे वी सी एंजल्स कैरी द बैनर ऑफ फ्रीडम। सो colonies are shown through images of tigers, elephants, forest, primitive people। तो दिस इज लाइक अ मैप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फिगर 20 में तुम लोग देख सकते हो किताब में। दिस इमेज सजेस्ट ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड केम फ्रॉम रूलिंग मच ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रिटेन का जो एम्पायर था या उनका जो टेरिटोरी था कितना बड़ा था, एंड हाउ दे conquered much of the world and ruled over much of the world। ये जो मैंने पहले भी बोला था कि यूरोपियन वंस अपॉन अ टाइम ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में इनका ही रूल चलता था, एंड देन कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट में हर कोई कंट्री फाइट करने लगा। दे गॉट फ्रीडम जस्ट हाउ वी गॉट फ्रीडम, एंड दे फ्रीड देमसेल्व्स एंड नाउ दे बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सब का मीनिंग जो है तुम्हें किताब के अंदर भी मिल जाएगा। तो दैट्स इट। कोई डाउट है तो पूछो।
अगर नहीं है तो बताओ क्लियर है, सो वी कैन मूव अहेड। तो थोड़ा समझ गया सर। लिखना बाकी है सर, पर हाँ सर, थोड़ा सा लिखना है। यहाँ आउट नहीं है सर। हाँ सर, नंबर 10। ठीक है, लिख लो। Let us see some of these questions that I have given you, already sent you. तो यू कैन सी ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट में जाएगा। ये एक पार्ट वन का नोट्स है, ये सब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आया है। तो you can see the issue of extending political rights to women was controversial one with the liberal movement in which large number of women participated actively over the years। इस स्टेटमेंट को तुम्हें जो है एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आंसर्स में डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर्स तुम लोग बाद में पढ़ लेना। उसके सर बाद आपने देखो। ग्रुप में दिया है क्या? हाँ, तो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। ग्रुप में नहीं गए क्या? नहीं आया सर अभी तक। किसी दूसरे ग्रुप में शायद मैंने गलती से सेंड कर दिया है, दैट कुड बी द रीजन। कोई नहीं, इसको पहले अभी देख लो। ओके, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। फॉर नाउ यू सी दिस। तो यहाँ जैसे देख सकते हो, सेकेंड जो है, जी सर, हाउ अभी डिड आया। ट्रीटी ऑफ है कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। व्हाई डिड यूरोप फ्ली टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी? यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी एक्सप्लेन करना है। आंसर्स को एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि सीबीएसई मैंने पहले ही समझाया था कि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरप्रेटिव आते हैं बहुत सारे। यहाँ देख सकते हो, वाई वेयर बिग यूरोपियंस पावर्स मेट इन बर्लिन इन 1885, क्यों मिले? द फ्रेंच यूज्ड स्कूल टेक्स्ट बुक्स इन वियतनाम टू जस्टिफाई colonial रूल, एक्सप्लेन। Describe any three consequences of the liberal revolution 1848, which values are attached to a national state, ये सब हैं। Describe the main characteristics of Bismarck and his political party, ये straight question है। What were the impacts of the art of union on Scotland? This is one. Write a short note on the role of economists in the awakening of nationalism. Explain in short how Ireland was incorporated into United Kingdoms in 1881। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और भी देश को इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो यहाँ पे सिर्फ आयरलैंड के ऊपर सवाल पूछा गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल स्ट्रगल्स ऑफ यूरोप ऑफ द लिबरल्स। Write any three values which are considered very important in democratic structure but are suppressed in monarchy। Explain any three features of Frankfurt Parliament। Who founded Young Italy? When? Write briefly about it। Short note on Zolverin and Romanticism। Zolverin क्या है, Romanticism क्या है? Write the characteristics of European nationalism which emerged after 1830s। What do you understand by the following two concepts? Modern state, conservatism। ये सब किसी न किसी ईयर में आया है, so I'm not going any further। I think इसका पार्ट टू नहीं आएगा, I guess। For now I will not send part two। I think I included part two also in it। This is it। यही पढ़ो अब अभी के लिए। ओके, दिस इज इनफ। इसको एक बार पढ़ लेना। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड सी इफ यू अंडरस्टैंड इट। When you read, if you face any difficulty at all, you have to tell me through a message कि सर यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है या ये है। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट गो थ्रू दीज, बाद में बहुत डिफिकल्टी होगा। इट्स लाइक इफ़ यू डू नॉट सी व्हाट क्वेश्चंस योर बोर्ड आस्क्स ऑफ यू इन द फाइनल्स, ठीक है, तुम्हें बाद में बहुत डिफिकल्टी होगा। जस्ट बिकॉज कि अगर तुम ऐसे सोच रहे हो स्कूल में नहीं करवा रहे हैं, यू आर नो लॉन्गर विद द स्कूल नाउ। स्कूल करवाए ना करवाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने किया कि नहीं किया, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि एग्जाम सीबीएसई ये नहीं जानता क्या स्कूल में हुआ क्या स्कूल में नहीं हुआ। ओके, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से
इसको एक बार गो थ्रू करना, कौन सा आंसर क्या है। लॉन्ग आंसर्स भी कुछ है नीचे, लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं आते नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। कैसे किया। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Explain. Italy में क्या क्या problems था वो explain करना है। How did the Greek War of Independence mobilize nationalist feelings among the educated elite across Europe? ये भी है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि why did merchants move to the countryside in Europe during the 17th and 18th centuries? तो जब ये सब पढ़ोगे तो और भी एक्स्ट्रा आंसर्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और ज़्यादा। कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, कुछ चीज़ें जो है इन आंसर्स से तुम्हें मिलेगा, तो ये इन इन आंसर्स को भी तुम एक तरह का इम्पोर्टेंट रिसोर्स समझो, प्रिंट आउट निकाल के इनको टाइम दो। इनको टाइम दोगे तभी तुम अच्छा आंसर लिख पाओगे, नहीं तो अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है।